सभी शहरों के रतन जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया भाई। सबसे पहले तो एक निवेदन है, बैठ जाए यार, मुझे बहुत डिस्टर्ब पहले ही देख कर लग रहा है कि अनुशासन इनसे ज्यादा होगा। और दूसरी बात भाई, आप भी हटे यहाँ से सब लोग ना, जो साथी पकड़ी बांध रहे वो रहे, आप भी हटे साहब सब लोग। जिन साथियों को बैठने के लिए मिल लिए बैठ जाए। पहला एक सवाल आप सभी से है, क्योंकि यहाँ युवा साथी भी बैठे हुए हैं, माताएं बहनें भी हैं। आप उससे भाषण सुनना चाहेंगे या वो सच्चाई सुनना चाहेंगे? वो सच है सच्चाई। अब एक दो व्यक्ति अगर ये कहेगा लोकतंत्र की भाषा में ना, जिसको वोट ज्यादा मिलते हैं वो जीतता है। अगर ज्यादा लोग चुप हैं तो मुझे लगता है कि वो मेरा भाषण सुनना चाहता है, सच्चाई नहीं सुनना चाहता। इतनी आवाज तो मुझ तक आनी चाहिए कि सच्चाई। चलिए शुक्रिया। विश्व में शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, या वो तमाम संत जिन्होंने भारत की सरजमी पर पैदा होकर के भारत में समानता की बात कही, एकता अखंडता की बात कही, उन सभी संतों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। अब उन सबको नमन जिन्होंने 21वीं सदी में पैदा होकर से इस भारत को पुनः अखंड बनाने का काम किया। अखंड का मतलब समझता है? अखंड का मतलब ये नहीं होता कि एक बड़ा राज्य स्थापित हो गया तो अखंड कह दिया जाए। क्योंकि मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला हूं। मेरा मतलब अखंड से है जहां समता समानता की बात हो, जहां स्त्री पुरुष में कोई भेद ना हो, जहां जाति धर्म की बात बाद में होती है, जहां इंसानियत की बात पहले होती है। मैं उस अखंडता की बात कर रहा हूं। उस एकता अखंडता को बनाया हो जिन्होंने भारत की महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया, जिन्होंने भारत के अछूतों के लिए काम किया, या मैं ये कहूं जिन्होंने इस देश में मानवता के लिए काम किया, ऐसे सभी महापुरुषों को नमन। जैसे छत्रपति साहू जी महाराज एक रियासत के राजा थे, लेकिन फिर भी महिलाओं को अछूतों को बराबरी का अधिकार देना चाहते। महात्मा ज्योतिबा फूले इस देश के बहुत बड़े इंजीनियर रहे, आज भी महाराष्ट्र में उनके बनाए हुए पुल वगैरह हैं। लेकिन एक घटना ने पूरा जीवन मोड़ दिया, अपना सारा सर्वस्व निछावर करके इस देश के अछूतों के महिलाओं की शिक्षा का काम उन्होंने किया। माता सावित्रीबाई फूले, पेरियार रामास्वामी जी नायकर, ललाई सिंह यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ऐसे तमाम नाम हैं जिन्होंने इस देश में समता समानता की बात की। अभी एक साथी ने बताया कि आजादी की लड़ाई कहां से शुरू हुई थी। बता दिन वाल्मीकि का नाम आता है कि वो अगर ये ना बताते कि अंग्रेज जो है कारतूसों में गाय की चर्बी लगाते हैं तो लगता है आजादी की लड़ाई ना शुरू होती। मैं उनको भी नमन करता हूँ। कोतवाल धन सिंह गुर्जर को नमन करता हूँ जिन्होंने यहाँ की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया। खासतौर से युवा मेरी बातों को आज गौर से सुने। राजा मीर भोज जी को नमन करता हूँ, महाराजा मीर भोज जी को नमन करता हूँ, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे राजनेता हुए हैं भारत में जिनको अगर पढ़ा जाए तो राजनीति क्या होती है ये पता लग सकता है कि कर्पूरी ठाकुर को अगर पढ़ा जाए। जब उनको पढ़ा जाता है तो पता लगता है कि वो मुख्यमंत्री रहे, उपमुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी भी अपने परिवार के किसी एक शख्स को नौकरी पर नहीं लगा पाए। ऐसे तमाम महापुरुषों को नमन करता हूं। अब नमन करता हूं उस महामानव को जिसने भारत के सभी, भारत में रहने वाले सभी वर्गों को एक समान अधिकार दिया, जिन्होंने उच्च नीच का भेद बिठाया, जिन्होंने भारत में रहने वाली महिलाओं को लिखित अधिकार दिया, जिन्होंने समता समानता की बात करी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ये नाम बहुत हल्का लगता है, कुछ साथी ऐसे भी हैं देश के अंदर, क्योंकि देखिए कोई भी समाज पूरा बुरा नहीं हो सकता। समाज में चंद लोग बुरे होते हैं, सब लोग बुरे नहीं होते। और मेरा तो हमेशा से उन लोगों से बात करने का मतलब रहा जो प्रगतिशील रहे हैं, जो आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, जो वैज्ञानिक सोच सकते हैं। जब आप बाबा साहब अम्बेडकर की थ्योरी को पढ़ते हैं ना,
तो पता लगता है कि अगर इस देश के अंदर बाबा साहब की थ्योरी के अनुसार यहाँ पर अर्थव्यवस्था स्थापित कर जाए तो ये देश अगले 10 साल में विश्व का सबसे बड़ा मजबूत देश होगा अर्थव्यवस्था में, बाबा साहब की थ्योरी के अनुसार। और ये मैं नहीं कहता, ये रिसर्चर कहते हैं। आप जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बड़े बड़े बांधों का निर्माण हुआ है, इनका डाटा बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। आप जानते हैं देश की पूरी अर्थव्यवस्था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिससे जो पूरी देश की अर्थव्यवस्था को चलाती है, उसका निर्माण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। मैं इसलिए ये बात नहीं कह रहा कि मैं उनके कुल से आता हूं, उनके वंश से आता हूं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक इंसान ऐसी जगह पैदा होकर के जिसको कोई हक अधिकार नहीं थे, वो उठता है, खड़ा होता है और ना जाने क्या क्या लिखकर चला जाता है, लाखों करोड़ों को अधिकार दे जाता है, पूरे विश्व में अपने नाम का झंडा बुलंद कर देता है। उनको 100 बार नमन करता। मेरा नमन साहब मान्यवर कांसीराम साहब को भी है, जिन्होंने भारत की राजनीति को उलट पलट करके रख दिया। जो ये कहते थे इस देश में संविधान लागू होने से पहले भी कि वोट का अधिकार सिर्फ सामंती को होना चाहिए, जिन्होंने जमीन जायदादी लोग हैं उनको होना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को होना चाहिए। कांसीराम साहब ने उतर कर ये बताया कि यहाँ की संसद विधानसभा में एक गरीब का, किसान का बेटा भी जा सकता है, एक जूते गांठने वाले का बेटा भी जा सकता है, सफाई करने वाले का बेटा भी जा सकता है। मैं उनको भी नमन करूंगा। मैं जब आ रहा था तो साथियों ने बताया कि यहाँ माननीय विधायक जी हैं, चुनाव से पहले उन्होंने लंबे लंबे वादे किए थे कि यहाँ एक पुल का निर्माण, पुल का या कुछ और, पुल का ही ना, कि वो आपके क्षेत्र में पुल का निर्माण कराएंगे। मैंने पूछा भाई विधायक किस पार्टी के हैं? उन्होंने कहा साहब बीजेपी के। मैंने कहा ठीक, बीजेपी का सबसे मुख्य व्यक्ति जो इस देश का प्रधान है, जब वही झूठ बोलता तो उनके विधायक कौन से सच बोल जाएंगे? नहीं बोलते। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूं, हमारी पार्टी अलग, नहीं, ये तथ्य है साहब, तथ्य है। और यकीन ना है तो अजमाइएगा, गूगल आपके हाथ में है। मैं जब चला आ रहा था मैंने देखा कि हाईवे से 2-2.5 किलोमीटर दूर ये अंदर मैं आया हूं गांव में, और सड़कें यहाँ की ऐसी हैं। आप मुझे बता सकता है उत्तर प्रदेश का बजट कितना है इस बार? सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, बता सकता है कोई? अच्छा, मैंने पहले ही कहा कि सच सुनोगे तो कड़वा लगेगा। अब कुछ बुरी बातें मैं आपको कहूंगा। देखिए ये मंच है, यहाँ जब संविधान की बात होगी, जब आपके अधिकार की बात होगी, तो आपके मुंह से जवाई आएगी, आप जाना शुरू कर देंगे। लेकिन इस मंच पर अगर डांस होगा तो आप यहाँ पर वचनबद्ध होकर बैठ जाएंगे, जैसे आपको किसी ने चिपका दिया हो, उठेंगे नहीं। बुरा मत माने, ये हकीकत। एक नाम याद कराता हूं आपको, शहीद आजम भगत सिंह। कितने लोग जानते? हाथ खड़ा करके बताएं। शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह किसी जाति किसी धर्म के नहीं थे। जब उनको पढ़ा जाता है मैं नास्तिक क्यों हूं, उनकी जेल डायरी सोचिए। एक व्यक्ति पैदा होता है और अब से कितने साल पहले फांसी चढ़ जाता है साहब, 100 साल पहले फांसी चढ़ जाता है। जानते 23 साल का युवक, आप में से भी 23 साल को गाड़ी पूछ नहीं आए होंगे कि वो आदमी फांसी क्यों चढ़ जाता है? ये सोचा कभी? ये सोचा? वो इसलिए तो फांसी नहीं चढ़ा होगा कि ये पर्चा आप मेरे हाथ में दे दें कि साहब विधायक ने वादा किया था, और एक विधायक लोकतंत्र में हमारे वोटों से जीत करके हमें बेवकूफ बना करके उस योजना को कहीं और लेकर चला जाता है। इसलिए तो भगत सिंह ने अपनी जान नहीं दी होगी। भगत सिंह ने जान इसलिए दी होगी कि जब ये देश आजाद होगा तो यहाँ मुझ जैसे लोग पैदा होंगे, मुझे पढ़ करके लड़ने वाले लोग पैदा होंगे जो इस देश की अस्मिता को बचाएंगे। इस विधायक की कोई औकात नहीं जिसका पर्चा मेरे हाथ में आया है। भीम आर्मी चाहे ना, भीम आर्मी चाहे, वो रास्ता से नहीं निकल सकता। वादा करता हूं इस चीज का, निकल नहीं पाएगा। लेकिन एक तो कुछ तो आपको भी जागना पड़ेगा, या नहीं जागोगे? डर जाते हैं आज लोकतंत्र के समय में, समाज डर जाता है। किसी के साथ अन्याय हो, अत्याचार हो, वो डर जाता है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, हरियाणा में एक राजपूत समाज की बेटी का रेप किया गया। राजनीतिक ताकत से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उसने बेचारी ने पता नहीं कहां से नंबर खोलकर मुझे फोन किया, भाई ऐसी बात।
हमने बेटा करना क्या है ये बता भाई, मुकदमा करना, जेल भिजवाना है। हमने कहा अगर तू खड़ी रही, चाहे यहाँ का प्रधानमंत्री आकर के विपक्षियों के साथ खड़ा हो जाए, वो जेल जाएंगे तो जाएंगे। 4 दिन के अंदर मेरी टीम ने हरियाणा में उन नेताओं के चाटुकारों को जेल भिजवा के दिखाया कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। मैं ये इसलिए समझा रहा हूं कि अपने अधिकार पहचानो। मैं कुछ पूछूंगा भी, वो बिटिया यहाँ पर आर्टिकल 340 का प्रयोग कर रही थी। कितने लोग जानते हैं आर्टिकल 340 को? हाथ खड़ा करके बताएं। एक, यहाँ कितने लोग जानते हैं आर्टिकल 340 को? 2, 3, 4, 5। देखिए आज के कार्यक्रम का टाइटल है ओबीसी महासभा सम्मेलन, ओबीसी महासम्मेलन, ठीक, और टाइटल है संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ। आर्टिकल 340 को गौर से सुने सब लोग। आर्टिकल 340 देश की पिछड़ी जातियों को अधिकार देता है कि वहां की सरकार अगर चाहे तो वहां की पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए योजनाएं बना सकती है। कोई भी योजना बना सकती है, वो शिक्षा की योजना बना सकती है अलग से बैकवर्डों के लिए, लेकिन नहीं। एक 2 लाइनें बहुत पुरानी है, गौर से सुनिएगा कि फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार तो छीने जाते हैं साहब, और ये छीना जाएगा। अब उन विधायक से आप ही छीनेंगे। एक तो मन से जेल का डर निकाल दीजिए कि आप जेल जा सकते हैं, ये डर निकाल दीजिए मेरा बेटा पढ़ रहा है, मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो नौकरी नहीं लगेगा। जब तक सजा नहीं होगी किसी औकात नहीं कि उसे नौकरी लगने से रोक दे। जानते हैं, एक अपने मन से डर निकालिए। जेल में आदमी रहते हैं, हम हर बार जेल लेकर आते, पुलिस कभी भी भेज देती है। आंदोलन आपके आएंगे, आप कैसे भेज देंगे? जेल में आदमी रहते हैं, जानवर नहीं रहते, और वहां भी रोटी मिलती है साहब। अपने मन से डर निकालिए कि हम जेल चले जाएंगे। दूसरी बात, मैंने पहले कहा साहब सीधा आदमी हूँ, स्पष्ट बात करता हूँ, बुरी लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानता हूँ समाज है। इतना ही कह सकता है भाई अपने घर चला जा, इतना ही कह सकता है। अपने बीच में बैठे जो दलाल है, गौर से समझिएगा, ये मामला जो है ना, ये मामला जैसा मुझे पता लगा और फिर मैंने अपनी टीम से जानकारी करवाई, हमारे बीच के कुछ नेता अपने छोटे से फायदे के लिए बड़ा नुकसान हमारा कर देते हैं। उन भाइयों से हाथ जोड़ लेना कि भाई बस अब आप बात ना करें, अब ये समाज खुद बात कर ले। जब यहाँ उस विधायक के घर के सामने ना भैंस, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भेड़ के खुंटे काटे जाएंगे और वहीं कटेगा घास और वहीं गिरेगा भूस, तो उसकी अकल अपने आप याद आ जाएगी कि गरीब लोगों के साथ दगा कैसे की जाती है। और साहब भीम आर्मी कमजोर नहीं है। देखो पैसे से तो मजबूत है नहीं हम लोग, क्योंकि पैसे से मजबूत होते हैं चोर। जो लोग गलत काम करेंगे वही पैसे से मजबूत हो जाएंगे, हम है नहीं। लेकिन हाँ इतना वादा कर सकता हूँ कि अगर तुम सारे गांव के लोग वहां जाकर बैठ जाओगे ना, इस पूरे देश से झोली उठाकर मांगकर रोटी तुम सबको खिला सकते हो। आपका भाई ये भाई वादा करता हूँ, बिल्कुल खिला सकता। और बिना जाति धर्म देखे, ये भी तय है भाई, मैं वो तो नहीं हूँ आरएसएस वाला आदमी, पहले देखूंगा शक्ल जाके हिंदू मुसलमान है, ये कौन सी जात का है। जब करूंगा ना, मैं भीम आर्मी का व्यक्ति हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति हूँ, हर गलत व्यक्ति के साथ खड़ा होना जानता हूँ पूरी ताकत और मरते दम तक खड़ा होना जानता हूँ। तो इसकी चिंता न करें। मैं कहूँ विधायक जी से भी, भाई विधायक जी मामला तो चलेगा नहीं, आपने वादा किया, धोखा दिया तो गलत किया, वादे को पूरा करें। भाई भीम आर्मी के लोग इसमें हस्तक्षेप कर गए हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग हस्तक्षेप कर गए हैं, इसमें रावण की सेना, गलत नाम है रावण, लेकिन फिर भी कहूंगा रावण की सेना। इसलिए भाई हर कैरेक्टर में कोई ना कोई अच्छाई होती है। रावण नाम है, कोई किरदार नहीं है। नाम है, लेकिन जैसे मेरा नाम विनय रतन है, इनका नाम डॉक्टर कुलदीप भार्गव है, लेकिन अगर उसका किरदार देखो तो एक क्वालिटी थी कि उसने महिला को हाथ नहीं लगाया। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की सेना एंटर कर चुकी है साहब। गलत तो होने विधायक जी दिया जाएगा नहीं, क्या हमें 1000 लोगों को जेल भी जाना पड़े। तो मेरा आपसे निवेदन, क्योंकि उनके लोग भी यहाँ बैठे होंगे, मेरा उनसे भी निवेदन कहिएगा विधायक जी से कि आपका छोटा भाई आया था, ये क्या गया भाई, हमारा जो आपने वादा किया था वो पूरा कर दीजिए, हमको कुछ चाहिए ही नहीं। हम आंदोलन करेंगे बिना वजह, हमारा समय खराब होगा, आपका समय खराब होगा,
आप पुलिस भेजोगे, लाठीचार्ज करोगे, हम संख्या बढ़ाएंगे, आप फिर पुलिस भेजोगे, हमें जेल भेजोगे, हम यहाँ 10,000, 20,000, 30,000 लोगों की संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि भाई भीम आर्मी के लोग हैं। एक को लाठी लगती है तो मधुमक्खी की तरफ भागते हैं सारे। दूसरा कि जब आपके गले में ये पड़ा हो ना, आपका नाम अहमद हो, आपका नाम पटेल हो, आपका नाम कुर्बी हो, धोबी हो, गुजर हो, जाट हो, नाई हो, कुछ भी हो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश में जाति व्यवस्था जब आपके गले में ये पड़ा हो और आप जाते हैं ना कलेक्टर के पास भी, तो उसे पता लग जाता है कि सही बात को करने वाले लोग आ गए और मानेंगे नहीं, या तो न्याय लेकर जाएंगे वरना ये जेल जाएंगे। दो काम ही करते हैं। ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मैं माननीय विधायक जी का कि साहब फिर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हमें अपने अग्रेसिव व्यवहार पर उतरने के लिए मजबूर मत कीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है, उनको बताओ कि इस बार तो हमारा हक छीन लोगे। अब भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, अगर ज्यादा ही जिद वाली बात है कि बैठ जाएंगे आंदोलन पे, 20-20 लोग रोज बैठेंगे जाकर के उनके घर के सामने, कभी 20 लोग इस गांव के बैठ गए, कभी 20 बरेली के आगे, कभी पीलीभीत के जिले से आगे, कभी आजाद समाज पार्टी के लोग बैठ गए, 20 लोग डेली जाएंगे। ये जितने लोग खड़े हैं ये कम से कम 2-3 महीने तो ये चला लेंगे 20-20 लोग जाकर के। क्या होगा भाई, क्या होगा? जेल ही तो भेजेंगे, उसकी चिंता ना करो, मुकदमे हम झेलेंगे, हम लाओगे जब मानते तो चिंता करें। और तुम अगर 2 लोग जेल जाओगे ना, मैं लिख कर देता हूँ भीम आर्मी के 20 लोग जाएंगे आपके साथ जेल। और यहाँ तक 2 लोग बता रहे, वो खड़ा है छोटा सा एक सौरभ, ये जिलाध्यक्ष हमारा, और एक ये अतुल, वो जो प्रधान जी नईम रजा, ये आपको हड्डी में 4 है, हड्डियां 4 दिख रही होंगी, लेकिन इन्हें संविधान में, आंदोलन में और न्याय मांगने में इतना पक्का कर रखा है कि ये अकेला आदमी कलेक्टर के सामने अड़ जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है और पीछे नहीं हटेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेता न बनाओ साहब, भाई रहे। ठीक, तो मेरा विधायक जी से निवेदन, जो साथियों का यहाँ बैठा उन तक मैसेज पहुंचा दे, ना हो तो LIU का साथी हो उन तक मैसेज पहुंचा दे, और अगर यहाँ कोई भी ना हो तो मुझे फोन नंबर दे दीजिएगा, मैं ही विधायक जी को फोन करके मैसेज पहुंचा दूं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कोई ना कोई ऐसा साथी होगा जरूर जो मैसेज उन तक भिजवा देगा कि भाई आए थे, निवेदन करके गए हैं, भाई ये निवेदन पूरा कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है उनसे, भाई जिता के तो हमने भेजा है कि वो इस निवेदन को स्वीकार करेंगे, वरना भाई ठीक अपना तवा परात उठा लेंगे, चलते उनके यहीं, सीधी सी बात है। चलिए कुछ बात हो जाए देश की भी, देश किस पैमाने पर है ये तो मैंने पहले बता दिया कि भाई जब हमारा यहाँ का पद प्रधान जो है वो ही झूठ बोलता है तो हमारे विधायक झूठ तो नहीं बोलेंगे। ठीक, देखिए देश में जब जब महंगाई की बात होगी ना, जब आप महंगाई बेरोजगारी की बात करोगे, तब तब क्या होगा, जाति धर्म निकल कर सामने आए, तब आपको बताया जाएगा कि ये मुसलमान कश्मीर का है, ये आतंकवादी है और ये पाकिस्तानी है। जब आप देश की बात करोगे महंगाई की और नौकरियों की, तब ये होगा। आप देखना टीवी डिबेट देखते हो ना, ये युवा बच्चे देखते हैं ना टीवी डिबेट, जब देखोगे तो पता लगेगा जिस दिन भी डिबेट शुरू हुई महंगाई पर लेकर के, उससे अगले दिन पूरे दिन हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान इस देश में फैला। क्या हम इतने कमजोर हैं कि हमें धर्म बचाने के लिए किसी की जरूरत है? आप जवाब दो सब लोग, अगर आपकी नाड़ पर कोई तलवार रख दे, अगर जबरदस्ती कहे भाई धर्म बदल धर्म बदल धर्म बदल, क्या धर्म बदल लोगे? धर्म मानना हमारा खुद का अधिकार है, हम किस धर्म को क्यों माने, ये कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है। ये RSS के कच्छेदारी आकर नहीं बताएंगे भाई तुम धर्म के लिए ठेकेदार हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, नहीं। जो आकर के धर्म की यहाँ बात करे उसके लिए रखना जूता तैयार। बताऊंगा किस लिए। जब आके कोई कहे मुसलमान गलत है तो उससे पूछना ब्रिगेडियर उस्मान कौन था अगर मुसलमान गलत है, वीर अब्दुल हमीद कौन था अगर उस्मान गलत है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन है अगर उस्मान गलत है, मुसलमान गलत है। जब ब्रिगेडियर उस्मान की बात आती है ना, तो जो धर्म जातियों की बात करते हैं उनकी पेंटे गीली हो जाती है। साहब ऐसी हिस्ट्री है, जब 47 में पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो गया, पाकिस्तान के आला कमान ने ब्रिगेडियर उस्मान को कहा कि हम तुम्हें ताउम्र सेना का सेनाध्यक्ष बनाते हैं,
तुम आओ पाकिस्तान की ओर से युद्ध लड़ो। ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा नहीं, मैं कौम का पक्का आदमी हूं, मेरे बुजुर्ग यहाँ दफन है। जब तक ब्रिगेडियर उस्मान खड़ा है पाकिस्तान के एक सैनिक की औकात नहीं कि उस भारतीय सीमा में घुसकर दिखा दे। और युद्ध जीत के आया था ब्रिगेडियर उस्मान, वो ब्रिगेडियर उस्मान की पूछना नहीं, धर्म जाति की बात कर रहा है। जब हम अपने अधिकार मांगे तो इन्हें परेशानी हो जाएगी, अगर हम इनकी गुलामी करते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं देखो आप लोगों ने यहाँ बुला लिया है ओबीसी सम्मेलन, लेकिन समस्या पर जब बात हुई अब विधायक जी को परेशानी होगी। और अगर आप मुझे यहाँ ना बुलाते, विधायक जी के सामने हाथ जोड़कर रहते, साहब विधायक जी देख लेते, तो विधायक जी बहुत चौड़े होकर कहते कि नहीं मैं बहुत ताकतवर हूँ। ऐसा ही हुआ होगा ना भाई, आप गए होंगे विधायक जी के पास, हाथ जोड़कर विधायक जी देख लेते, तो विधायक जी चौड़े हो गए होंगे कि नहीं अब है। अब उन्हें ये भी बताइएगा जाकर के कि यहाँ जो आए थे संविधान को मानने जानने वाले लोग हैं, बेवकूफ नहीं है। अगर बात नहीं मानोगे तो राजनीति उजाड़ दी जाएगी, राजनेता बनने नहीं दिया जाएगा। हालांकि मैंने पता करा कि उनके पिताजी भी विधायक रिश्तेदार रहे हैं, राजनीति नहीं करने दी जाएगी, इनको बताइएगा जाकर। देखो साहब, बिना जानकारी के कुछ होगा नहीं। आर्टिकल 19 क्या बताइए, कितने लोग यहाँ तुम में से बताइए कोई आर्टिकल 19 क्या? आप बता सकते हो कोई? ये देखो ये बड़ी कमी है, और ये जाति धर्म के नहीं, ये भारतीयों में कमी है। आर्टिकल 19 आजादी देता है इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने की, जैसे मैं यहाँ खड़ा होकर अपनी बात रख रहा हूँ, उसकी मुझे आजादी आर्टिकल 19 दे रहा है कि मैं अपनी बात को यहाँ रख सकूं। ये जानकारियां कहां से मिलेंगी? आर्टिकल 21 के ये कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक को शिक्षा दी जाए। आर्टिकल 21 के हमें जानकारी नहीं। ये लोग, ये कुछ निकम्मे लोग जब भी तो राज कर रहे हैं साहब कि हमें जानकारी नहीं है। पूरे दिन युवा होकर के फोन पर रील्स देख सकते हैं, डांस देख सकते हैं, गाने देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, लेकिन जो देश हित की बात है उसको हम नहीं देखते। बताइए कौन गलत है? जो गलत कर रहे हैं वो गलत है या हम गलत हैं पढ़े लिखे लोग जो अपने घरों में बैठे हुए? क्या हक अधिकार नहीं चाहिए? अभी बिहार में जनगणना हुई है, ओबीसी समाज, दलित समाज, सोने समाज, सभी धर्मों के लोग, जनगणना हुई है, उसको गूगल पर निकालिएगा। जनगणना तो देखिएगा किसकी ज्यादा किसकी कम है, ये जरूर देखिएगा कि संसाधन किस पे ज्यादा किस पे कम है। भाई आरएसएस के लोग भारत को माता कहते हैं ना, कहते हैं नहीं कहते हैं? अगर एक माँ के 4 बच्चे होंगे तो चारों में संपत्ति बराबर बंटनी चाहिए, नहीं बंटनी चाहिए? बताइए बंटनी चाहिए नहीं बंटनी चाहिए? यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, मैं नहीं जानता कौन किस जाति का है। आज शाम को अपने घर जाइएगा और एक लिस्ट बनाइएगा यार दोस्त रिश्तेदार जो सबसे अमीर हो, और उसे फोन कीजिएगा, उससे पूछिएगा कि भारत की सोने की खदान में, कोयले की खदान में, लोहे की खदान में, मैग्नीशियम की खदान में, हीरे की खदान में उनकी कुछ हिस्सेदारी है या नहीं है। जो सबसे अमीर रिश्तेदार आपका हो, नौकरी पैसे वाला हो, कलेक्टर हो या विधायक हो, पूछिएगा। लिखता देता हूं, रिजल्ट 0 आएगा, नहीं मिलेगी। धीरे धीरे इस देश को बेचा जा रहा है, जानते हैं? धीरे धीरे कैसे? इस देश का रेलवे बेच दिया, जहां बहुत सारे लोग नौकरी करते थे, ठेकेदारी प्रथा शुरू हो गई है। बीएसएनएल बेच दिया, जियो कंपनी अब फायदे में है, बीएसएनएल सरकारी कंपनी जिससे देश के अर्थव्यवस्था बढ़ सकती थी, वो नुकसान में है। हम सोच ही नहीं सकते। हम तो सिर्फ बेवकूफ हो गए कि उधर से आरएसएस के संगी आए, उन्होंने हिंदू मुस्लिम दिमाग में डाला तो वो शुरू कर दिया जय श्री राम जय श्री राम। आपको नहीं लगता जब तक राम राम को जय श्री राम कहा है, इन्होंने आरएसएस के लोगों ने राम को ही बदनाम कर दिया, कितनी हत्याएं होनी शुरू हो गई हैं। जय श्री राम कहते हैं तो पता लगता है कितने कर देते हैं जय श्री राम, तो वो राम राम सही था या ये जय श्री राम सही है? हत्याएं होती, देश में अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए या दंगा होना चाहिए? बताइए आप मुझे। आप गांव में रहते हैं, यहाँ दंगा होगा तब अच्छा लगेगा, यहाँ अमन शांति होगी, आप लोगों में प्रेम भाव होगा तब अच्छा लगेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दाना।
एक बाबा साहब अम्बेडकर ने यही कभी कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, इसको मुसलमान पी ले, इसको दलित पी ले, इसको सवर्ण पी ले ना। उन्होंने कहा जो पिएगा वो दौड़ेगा, जो सही शिक्षा ले जाएगा वो दहाड़ तक घूमेगा। तो उस पर पढ़ो यार, ये भारत का गांव है एक, ठीक। और मैं भारत के गांव में बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश गांव में नहीं, भारत के गांव में बोल रहा हूँ। यहाँ की उन्नति तब तक नहीं हो सकती तब तक यहाँ के गांव के लोग आगे की ओर ना बढ़ जाए। ये लिख कर रख लीजिए, कहीं कहीं भी लिख कर रख लीजिए, दीवारों पर लिख लीजिए कि जब तक यहाँ के गांव आगे नहीं बढ़ेंगे भारत आगे नहीं बढ़ सकता। 50 साल 100 साल 200 साल तक चले जाइएगा आगे। और ये मैंने नहीं कहा, ये इस देश के किसान नेता हुए हैं चौधरी चरण सिंह साहब, उन्होंने कहा कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों खलिहानों से गुजरता है। बताइए क्या सुविधाएं खेतों खलिहानों की, कितनों के बिल माफ हुए हैं अब तक, कितनों के कृषि लोन माफ हुए हैं। नीरव मोदी कितने पे लेकर भागा था भाई? नीरव मोदी 9,000 करोड़ नीरव मोदी भारत से लेकर भाग गया, कहा विदेश में, और वहां आराम से यासी कर रहा है और सरकार के मुंह पे ताला है। पूछ लोगे तुम्हें जेल डाल देगी। और किसान जिस पर 10,000 20,000 50,000 का कर्जा है वो चला जाए बैंक में तो उसको 14 दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है। कौन से देश में रह रहे हैं भाई हम? विचार करो ना, कौन से देश में रह रहे हैं हम कि जहां 9,000 करोड़ एक आदमी लेकर भाग जाए, उसका कुछ ना पड़े, और वो किसान जो इस देश को रोटी दे रहा है उस पर थोड़ा सा कर्जा उसे जेल भेज दिया जाए। समझिए, कभी पढ़ने का मौका मिले युवाओं को तो गूगल पर एक नाम बताऊंगा, चकवेरा। एक शख्स हुआ है जिसने कई देश आजाद कराए हैं, उसको जरूर पढ़े। भगत सिंह की नीति को पढ़े। अगर तुम ये कहते हो ना कि तुम देश के हित के लोग हो, तुम देश प्रेम करते हो, तो भारत माता की जय कहना देश प्रेम नहीं है। इस देश की उन्नति देश प्रेम है। और इस देश की उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक यहाँ धर्म और जाति का बीज दफन ना हो जाए, और वो दफन कोई और नहीं कर सकता। अगर तुम सोचते हो उस बीज को दफन पाकिस्तान के लोग करेंगे, अफगानिस्तान, चाइना, अमेरिका के लोग करेंगे, नहीं, उस देश को, उस बीज को दफन भारत के लोग करेंगे। आज स्थिति इतनी भयावह है कि समझ नहीं सकते। ये मॉल देखे खुले हुए बड़े बड़े, देखे है ना, वहां एक पैंट के साथ एक शर्ट फ्री मिलती है। अब क्या पैंट लेने जाओगे तो आपको कूपन दे दिए जाएंगे, पकड़ो 1500 रुपए कूपन, अगले बार लेने आओगे तो 2,000 का सामान लेना, 1500 कूपन में ऐड होंगे। जानते हो क्या? उस मॉल में चीनी भी मिल रही है, आपसे 2 रुपए महंगी मिल रही है। जानते हैं क्या? वो जो गरीब व्यापारी छोटे छोटे बेचारे बैठे हुए हैं गांव में, उनकी लुटिया को डुबोने का पूरा पूरा प्रबंध इन्होंने रखा है। अब मैं बात ये क्यों कर रहा हूं कि माता उसी वर्ष से हूं, भाई भूखे घरों से माते हैं। एक समय ऐसा था, एक समय की रोटी मिलती थी, अब तो समाज घर खिला देता है। तो मैं तो बात उन्हीं की करूंगा, किसकी बात करूं बताओ? करूं यहाँ के अधिकारी मंत्रियों की बात? क्या होगा उससे? चटकारेदार भाषण देकर क्या होगा? भाई आपने बीजेपी को वोट दिया, नेताजी आएंगे, चटकारेदार भाषण दिया होगा, आपने सोचा होगा धर्म खतरे में, धर्म बचा रहेगा, ये तो सोचा होगा ना। लेकिन नहीं, आप कभी किसी का धर्म खतरे में नहीं आ सकता। खतरे में आती है तो आपकी अस्मिता खतरे में आती है, नागरिकता खतरे में आती है, उस देश का वर्चस्व खतरे में आता है। जो आपको बताते पढ़ाते हैं ना, मैं भी जो कह के जा रहा हूँ उसमें यकीन मत करना, रिकॉर्ड तो कर रहे होंगे ना, उस रिकॉर्डिंग को सुनना, फिर ढूंढना कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 क्या कहता है, आर्टिकल 344 क्या कहता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, उसमें ढूंढना जा करके। ठीक, अगर आपको लगे कि नहीं कोई आदमी आया था कुछ कहकर गया है, तो ये सोचे बिना कि भविष्य क्या होगा, भीम आर्मी के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाना और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर चलना शुरू कर देना साहब। अगर आपको लगे कि नहीं वो आदमी गलत बता के गया है, तो मेरी टीम के लोगों को फोन करना, दोबारा फिर बुलाओ उस आदमी को, उससे बात करना, आऊंगा फिर यहाँ। एक वादे के पक्के लोग हैं भीम आर्मी के, पढ़े लिखे लोग हैं, युवा है, अग्रेसिव है, जानते हैं, अपने अधिकार भी जानते हैं, इसलिए ना डरते ना दबते हैं, जानते हैं मौत एक दिन आनी है, प्रकृति का नियम है, जो चीज पैदा हुई वो नष्ट होगी, वो भौतिक चीज हो, प्राकृतिक चीज हो। ये पेड़ पौधे पैदा हुए नष्ट होंगे
आप उसने रखा जन्म हो, आप भी नष्ट होंगे। ये पोल ये जो बनाए हैं आपने, ये भी एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगे। ये रूल है इस प्रकृति का, यानी कि एक ना एक दिन मैं भी नष्ट होऊंगा और आप भी नष्ट होंगे। अब तय आपको करना है कि यहाँ के विधायकों से जो वादा खिलाफी करके अपने घर में इसी कमरे में पड़े रहते हैं, थिएटर में पड़े रहते हैं, उनसे लड़ते लड़ते नष्ट होना है या उनकी गुलामी करते करते नष्ट होना है, ये तय आपको करना है। अगर लड़ते लड़ते उनसे नष्ट हो जाओगे, मर जाओगे, तो जब तक एक गांव रहेगा, जब तक तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा, कोई वो आदमी था जो लड़ा। और इतना वादा मैं करता हूं, मरने नहीं दूंगा ना। मेरे कार्यकर्ता है बीमार आदमी के मरने के लिए, तो अपनी साथी को गोली खाने के लिए तैयार है। बहुत सारे कार्यकर्ता मरे हैं मध्य प्रदेश में, कई मार दिए बीजेपी के लोगों ने, कई सारे एक्सीडेंट में कुछ गोली मार दी, महाराष्ट्र में कई मार दिए, यूपी में कई मार दिए। ठीक, मरने की चिंता नहीं है, लेकिन वो निर्माण जो भारत में होना चाहिए वो निर्माण करना चाहते हैं। ये देश कैसा होना चाहिए ये सोचते हैं, उस ऐसे अच्छे देश का निर्माण करना चाहते हैं। यहाँ बराबरी का निर्माण करना चाहते हैं, जातियों का निर्माण नहीं करना चाहते। ठीक है, जातियां गर्व का विषय हो सकती है, सबके अपने नियम है, लेकिन इस जाति धर्म से पहले ये देश है साहब, ये सबको बताना चाहते हैं। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं, जिन व्यवस्था को बिना वजह हम लोगों के सिर पर थोपा गया, उन व्यवस्थाओं को तोड़ना चाहते हैं। आप जानते हैं एक समय यहाँ कैसा, दक्षिण भारत में दलित महिलाएं, शूद्रों की महिलाएं स्तर नहीं ढक सकती थी अपने। एक समय ऐसा था, भारत की महिलाएं अगर पति मर गया तो जिंदा उसको जला दिया जाता था। इस समय ऐसा था, परिवर्तन हुआ ना, लोग लड़े ना, लड़के परिवर्तन हुआ ना, तो ये भी समय ऐसा ही। जब आप पढ़ना शुरू करोगे गूगल पर, बीजेपी के अंदर तक घुसोगे कि बीजेपी कर क्या रही है, तो कांप जाएगा आपका शरीर पूरा का पूरा। आप देखोगे कि फिर इस देश के अंदर गुलामी का वर्चस्व स्थापित होने वाला है। साहब इतिहास पढ़िए ना, इतिहास पढ़िए। यहाँ पर जो आरएसएस आज देशभक्त चाहता है, कभी देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा। आपके हमारे जैसे लोग पढ़े, इतिहास पढ़िए। तो इस देश की व्यवस्था को जो चीजें आगे बढ़ा सकती हो, जो आपके लिए न्याय के लिए लड़ सकती हो, उनके साथ खड़े हो जाइए। और अगर आपको ये लगता हो कि आप इस गांव से एक नया नेता पैदा करना चाहते हैं, एक अच्छा नेता पैदा करना चाहते हैं, उसको भीम आर्मी को दे दीजिए। लिख कर देता हूँ, 6 महीने में वो यहाँ के कलेक्टर के सामने खड़े होने लायक करके दिखा दूंगा। 6 महीने में नशे से दूर रहिए, मत कीजिए नशा, त्याग दीजिए नशे को। ये युवा का काम नशा करना नहीं है। वो आज चुनाव में तो देखा ना आपने, जब चुनाव आते हैं वो खूब दारू की पेटियां, खूब मुर्गे, खूब पनीर शरीर बांट देते हैं। हो जाइए दूर इनसे। आप जानते हैं वोट की कीमत क्या जानते हैं आप? एक वोट आपके गली का निर्माण कराता है, गांव की गली जो पड़ी ना, इसका निर्माण एक वोट कराता है। एक वोट आपको न्याय दिलाता है, अधिकार दिलाता है, आपके अधिकार सुरक्षित रखता है। एक वोट आपके प्रदेश को अच्छा करता है, आपके देश को अच्छा करता है। बस देखना यह है तो देना किसको। आज जाति के नाम पर वोट दिया जाता है, काहे के समझदार लोग हैं। हमें देखना है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है, कौन सही कौन गलत कर रहा है। हो सकता है एक आदमी तुम्हारा विरोधी है, लेकिन उसके काम इतने अच्छे हैं कि आप उसके काम की सराहना करते कि नहीं, इसका काम बहुत अच्छा है, कीजिए उस व्यक्ति को मजबूर। ये लोकतंत्र में यही खूबसूरती है साहब, आप जिसको चाहे बना दे, जिसको चाहे मिटा दे, जिसको एक बार विधायक बना दे, कल चाहे तो उसको मट्टी में मिला दे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। यही भीम आर्मी के लोगों की लड़ाई है। भीम आर्मी के पढ़े लिखे लोग हैं हमारी टीम में। मेरे प्रदेश अध्यक्ष जो है खुद पीएचडी होल्डर है, खुद यहाँ आपके जो मंडल अध्यक्ष आप ही के जिले से हैं, कहाँ गए, ये लो है। दूसरा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अजय बैठा था, अभी वो लो है। अभी हमारे माथुर साहब थे, वो टीचर है ना, आज ये देखिए ये भी वकील है। मतलब ये मेरी पूरी टीम, ये खड़ा हुआ नईम रजा, इसके चुनाव में आया था, मैंने देखा ये तो ब्रिलियंट पड़ा हुआ। इसकी जो बहन लड़ी थी चुनाव, वो इससे भी ज्यादा पढ़ी लिखी। जब मैंने बात की उस लड़की से तो मैं सबक कर रहा क्या। तो भीम आर्मी की टीम में सब पढ़े लिखे लोग हैं साहब, अनपढ़ लोग नहीं है। तर्क पर बात करते हैं, विरोध में नहीं, किसी जाति के विरोध में नहीं रहते। हाँ, व्यवस्था के विरोध में है।
ये जो गलत व्यवस्था है उसके विरोध में है, बीजेपी के पूरा विरोध में है, क्योंकि बीजेपी देश को धीरे धीरे लूट लूट कर खा रही है, यहाँ के युवा को बेकार कर रही है, उनका तर्क समाप्त कर रही है। मैं तो साफ कहता हूं कि कल हम जैसे लोग भी सत्ता में आ जाएं और लगे कुछ गलत हो रहा है तो तर्क कीजिएगा। यही तो बुद्ध कहते हैं कि जब तक तर्क नहीं होगा कैसे बात बनेगी। तर्क कीजिएगा। आप बेटी का रिश्ता करने जाते हैं तो पूछते हैं ना लड़का कितना पढ़ा लिखा है, गांव में पूछते हैं भाई ये नशा तो नहीं करता, इसका परिवार कैसा है, नहीं पूछते, पूछते हैं ना। बेटी का रिश्ता करने के लिए जा रहे सिर्फ एक परिवार जब वोट देने जा रहे तब जानकारी नहीं निकालेंगे क्या? जब देश के निर्माण की बात होगी तब जानकारी नहीं निकालेंगे क्या? ये युवाओं की जिम्मेदारी है साहब। शुक्रिया आप सब लोगों ने मुझे सुना, ज्यादा कड़वा नहीं बोला क्योंकि पहली बार आया हूँ, अगली बार आऊंगा तो और भी ज्यादा कड़वे शब्द मेरे होंगे, और भी ज्यादा पहने होंगे जो बुरे लग सकते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उधम सिंह को पढ़ता हूँ, पंडित चंद्रशेखर आजाद को पढ़ता हूँ, शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ता हूँ, शौकतुल्लाह खां को पढ़ता हूँ। मुझे पता है कि उनकी तरह मौत आना ये हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन अगर उनकी तरह कभी मौत आई तो इससे खुश नसीब मेरा कुछ होगा नहीं। तो मैं अपनी टीम से भी कहता हूं, अब विधायक जी को आगाह करें, जरा बताएं उनको कि भाई ये काम यही होगा, उसके रिटर्न डॉक्यूमेंट जरूर निकालें। रिटर्न डॉक्यूमेंट कहाँ के हैं? सबसे पहली प्रक्रिया तो उसके रिटर्न डॉक्यूमेंट है, वो सब लोग मिलकर के निकालें। हमारी टीम वकीलों की टीम निकाल लेगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप खड़े साथ रहिए, पीछे मत हटिएगा। वो लोग उनके सामने फिर हाथ जोड़ दूं, लोग पदभ्रमित करते हैं समाज के भाइयों को, पदभ्रमित ना करें। वो लड़ाई में साथ ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पदभ्रमित ना करें, वो बैठकर फैसला ना कराएं, क्योंकि ये काम मुझे नहीं लगता किसी एक व्यक्ति के घर का काम है। ये पूरे इस आने वाले गांव जितने हैं 10, 20, 30, 50 गांव का मुझे लगता है ये काम होगा। सारे गांव का डेवलपमेंट उसके हिसाब से हो सकता है। अगर ये कुछ हुआ तो ये हो गया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी कई बातें जो अच्छी है वो सब लोग आत्मसात करेंगे, जो बुरी है उनको छोड़ देंगे। चंद लाइनें से अपनी बात खत्म करूंगा। लाइनें बहुत पुरानी है, मेरे हर भाषण में मिल जाएगी, लेकिन मैं जब भी कहता हूं तो सुकून मिलता है। साथियों हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। साथियों हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। भीम आर्मी के लोग कल की परवाह नहीं करते दोस्तों, भीम आर्मी के लोग तो अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं, अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं। एक लाइन कहनी भूल गया था, उस पर भी ध्यान केंद्रित कर दूंगा आपको। देखो भीम आर्मी मैं नहीं, भीम आर्मी लोग बैठे ये नहीं, भीम आर्मी हर वो शख्स है जो अन्याय के खिलाफ लड़ सकता है, तो जातीय धर्म का व्यक्ति नहीं। अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आप अपने आप को भीम आर्मी का पदाधिकारी कार्यकर्ता समझकर अन्याय के खिलाफ लड़े, इसको गले में डालकर चले जाए। कहीं कोई सहारा न मिले तो 1 मिनट की वीडियो जरूर अपलोड करते हुए भीम आर्मी के लोग मदद करें, ठीक है। अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला हर शख्स भीम आर्मी है, बिल्कुल। तो इसलिए सब लोग अन्याय के खिलाफ रहें, एजुकेशन का ध्यान दें, खास तौर से युवा नशा न करें। मैं अपनी माताओं बहनों से भी कहता हूं, बच्चों की शिक्षा का विशेष ध्यान दें, चाहे घर में आदमी के साथ लड़ना पड़ जाए, लेकिन शिक्षा पर ध्यान सबसे पहले दिया जाए। शिक्षा बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।